आओ मैं समझाता हूं तुमको क्या होता है बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, और फिर हम इनकी सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ठीक है भाई। देखो भाई, ये है एक बैंक, बैंक का नाम है HDFC बैंक। नाम तो सुना ही होगा, जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्राइवेट बैंक्स विच द कंट्री हैज़, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट बैंक्स विच द कंट्री हैज़, एंड इसकी सर्विसेज आर टू गुड। मतलब मैं पर्सनल फ़ैन हूँ इस वाले बैंक का, मैंने बहुत सारे बैंक की सर्विसेज आज तक ली हैं, बट मैं पर्सनली HDFC बैंक का पर्सनल फ़ैन हूँ, बिकॉज द काइंड ऑफ सर्विसेज दैट दे गिव, द काइंड ऑफ कस्टमर केयर विच दे शो, कोई और बैंक पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जो शो करता है जितनी एफिशिएंसी HDFC बैंक शो करता है अपने कस्टमर्स के साथ। ठीक है, तो अब HDFC बैंक के पास बहुत सारे काम हैं। क्या काम है भाई HDFC बैंक के पास? HDFC के बैंक के पास डिपॉजिट्स लेना है, चेक्स लेना है, क्लियरिंग करनी है कैश की, लोगों को कैश देना है, लोगों को लोन देना है, उनके डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करना है, नए बैंक अकाउंट्स खोलने हैं जो लोग अपने दस्तावेज देते हैं। बैंक अकाउंट्स के अलावा डीमैट अकाउंट्स होते हैं, तरह तरह के और बैंक अकाउंट सर्विसेज होती हैं, सारी की सारी HDFC बैंक को फुलफिल करनी होती हैं। और कितने लोगों को कैटर करना पड़ता है भाई, लाखों 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 कस्टमर्स होते हैं HDFC बैंक के पास, लाखों लोगों को कैटर करना पड़ता है और बहुत सारा काम होता है HDFC बैंक के पास। तो अब अपना नॉन कोर काम को परफॉर्म करने के लिए क्या होता है नॉन कोर काम? तो देखो, काम जो है ना वो दो टाइप के होते हैं, एक है कोर काम, एक है नॉन कोर काम। ठीक है, एक है कोर काम, एक है नॉन कोर काम। तो जनरली अगर हम सब भी अपने डेली लाइफ में देखें ना, तो हम लोग भी कई बार नॉन कोर काम को आउटसोर्स कर देते हैं, नॉन कोर काम को आउटसोर्स कर देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ भाई? भाई मेरा बेसिक काम है टीचिंग करना, मेरा बेसिक काम है आप सबको पढ़ाना। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि पिछले 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस कोई मुझे टाइप करके, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आते हैं जो इंस्टीट्यूट रिलीज करता है, मुझे चाहिए कि कोई मेरे को वो 5 अटेम्प्ट के पेपर्स टाइप करके मुझे दे दे, ताकि फटाफट मैं कॉपी पेस्ट करूं अपने बुक में और उसे बुक में पेस्ट करके आपको दे दूं, सारे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको दे दूं। ठीक है, मुझे ऐसा भाई काम करना है। और दूसरा मेरा काम है इन चार्ट्स को बनाना। आप जो बुक पढ़ रहे हो उस बुक को भाई प्रॉपर्ली उसको फॉर्मेट करना, उस बुक के अंदर जो चीज़ें शॉर्ट करनी है उनको शॉर्ट करना, जिन चीज़ों को बड़ा रखना है उन्हें बड़ा करना, जहाँ पर बोल्ड होना चाहिए वहाँ बोल्ड करना, जहाँ अंडरलाइन होना चाहिए अंडरलाइन करना। एक मेरा ये काम है। तो अब तुम्हें क्या लगता है मेरा कोर काम क्या है? कोर काम भाई मेरा कोर काम है इन चार्ट्स को डेवलप करना, आपके बुक के मटेरियल को डेवलप करना और लेक्चर्स को डिलीवर करना। तो नॉन कोर काम क्या है मेरा? नॉन कोर काम, मेरा नॉन कोर काम है भाई टाइपिंग करवाना, किसी से क्वेश्चंस की टाइपिंग करवाना, अपनी बुक की फॉर्मेटिंग करना। ठीक है, बुक का कवर पेज कैसे डिजाइन होगा उसका सब करना, ये सब नॉन कोर काम है। तो ये जो नॉन कोर काम है इसको मैं कर दूंगा आउटसोर्स किसी थर्ड पार्टी को, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारा काम खुद करूं। अगर मैं सारा काम खुद करने लगूंगा तो फिर भाई मेरा सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो नॉन कोर काम जो है वो भाई मैं आउटसोर्स कर दूंगा। इसी तरह से तुम भी अपने नॉन कोर काम आउटसोर्स कर देते हो भाई। तुम्हारी कोई क्लास मिस हुई, तुम्हें नोट्स लिखने रह गए, तुम फटाफट फोटोकॉपी वाले को आउटसोर्स कर देते हो, भाई फोटोकॉपी करके मुझे फटाफट से दे दे। तो इस तरह के नॉन कोर काम आप आउटसोर्स कर देते हो। कई बार कई नालायक बच्चे हैं जो कोर काम भी आउटसोर्स कर देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है ये काम नॉन कोर काम है। तो कोई जो बच्चे हैं वो कहते हैं अरे तूने रजिस्टर में पूरे GST के चार्ट पूरे बनाए हुए, ला मैं फोटोकॉपी करा लूँ। अरे भाई ये नॉन कोर काम नहीं है तो कोर काम था, तुम्हें तो GST के चार्ट अपने आप बनाने चाहिए थे जो तुमने समझा कि नॉन कोर काम है। ये नॉन कोर काम नहीं है तो कोर काम है। तो गलतफहमी में मत रहना कि ये नॉन कोर काम है। तो हम हर कोई नॉन कोर काम को आउटसोर्स कर देता है भाई, हम बाहर बेच देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं नॉन कोर काम को। जो किसी और से कराने में काम चल जाता है, बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा ज्यादा वर्क पे, बिल्कुल। हाँ, जैसे करिश्मा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, जैसे जो आपको ऐप में प्रॉब्लम आती है टेक्निकल ग्लिच, ये भाई मैं सॉल्व नहीं करता है ना, इसके लिए एक टेक्निकल पर्सन मेरी टीम में है, वो सॉल्व करता है। तो अगर उसमें भी मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कब और आपके नोट्स कैसे बनाऊंगा। इसी तरह से सिमिलरली भाई जो बैंक के नॉन कोर काम होते हैं
बैंक के जो नॉन कोर काम होते हैं, बैंक उन्हें किसे दे देता है? बैंक उन्हें दे देता है बिजनेस फैसिलिटेटर को, जिसे बोलते हैं BF। बैंक अपने नॉन कोर काम किसको दे देता है? बिजनेस फैसिलिटेटर को दे देता है, जिसे बोलते हैं BF। अब भाई BF के किस तरह के काम हो सकते हैं? BF के किस तरह के काम हो सकते हैं? डॉक्यूमेंटेशन करना, किसी भी भाई ट्रांजैक्शन है उसके डॉक्यूमेंट संभाल के रखना, जो बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स आए उन्हें प्रॉपर उनकी फाइल बनाना, उनको प्रॉपरली भाई देखना कि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, ये काम है बिजनेस फैसिलिटेटर के। ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ लोन एप्लीकेशंस, भाई लोन एप्लीकेशंस को प्रोसेस करना, जो लोन की एप्लीकेशंस आई हैं उनमें एनालिसिस करना प्रॉपर, और भाई बैंक को बताना कि कौन सा लोन आप प्रोसेस कर दो, कौन सा लोन आप प्रोसेस मत करो। प्रोसेसिंग ऑफ लोन एप्लीकेशंस, ये एक और काम है जो बिजनेस फैसिलिटेटर करता है। और किस तरह के भाई हो सकते हैं काम? और भी भाई बहुत तरह के काम। प्रोसेसिंग ऑफ अदर बैंकिंग सर्विसेज एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन आई भाई बैंकिंग सर्विस को प्रोवाइड करने की, उनको प्रोसेस करना, उनको एग्जीक्यूट करना, ये भी एक बिजनेस फैसिलिटेटर का काम हो सकता है। ठीक है, तो नेट जो बिजनेस फैसिलिटेटर का काम है वो क्या है भाई? वो हैंड होल्डिंग करना, हैंड होल्डिंग मतलब हेल्प करना बैंक की इन द नॉन कोर एक्टिविटीज, ये काम है भाई बिजनेस फैसिलिटेटर का, ये काम है बिजनेस फैसिलिटेटर का। और कुछ लोग इन कामों में स्पेशलाइज होते हैं, जिनको बैंक आउटसोर्स कर देता है ये काम, कि भाई ये काम तुम करके हमको दो। और भाई सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है? सप्लायर ऑफ सर्विस, अभी तुम बताओगे भाई सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है इसमें, इस केस में सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है ये तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, बता दो जरा इसमें केस में सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है? कौन किसको सर्विस दे रहा है? सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है? ठीक है, सो बिजनेस फैसिलिटेटर आउटसोर्सिंग सर्विसेज दे रहा है किसको? बैंक को। और बदले में बैंक क्या दे रहा है? बदले में बैंक दे रहा है कंसिडरेशन टू द बिजनेस फैसिलिटेटर। ठीक है, अब ये हमने लिखे हैं बिजनेस फैसिलिटेटर के कुछ फंक्शंस। अब जरा चैट बॉक्स में मुझे लिख के बता दो इसमें सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है? सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है? चैट बॉक्स में लिख के बता दो सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है। परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई सप्लायर ऑफ सर्विस है बिजनेस फैसिलिटेटर। ठीक है, सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है? सप्लायर ऑफ सर्विस है बिजनेस फैसिलिटेटर। और बैंक क्या है? बैंक है रिसिपिएंट। और बस बहुत सिंपल सी बात भाई, वही फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अगर होता तो बिजनेस फैसिलिटेटर को जीएसटी पे करना पड़ता, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है अरे सुनो बिजनेस फैसिलिटेटर, तुम तो कोई छोटे भाई पर्सन भी हो सकते हो, कोई बड़े पर्सन भी हो सकते हो, खैर तुम्हारा जो भी नेचर ऑफ साइज है, तुम्हारा जो भी भाई कैटेगरी ऑफ बिजनेस है, हम तुम्हें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर डाल रहे हैं, और जो भी सर्विसेज तुम एचडीएफसी बैंक को दोगे उस पर जो जीएसटी होगा वो किसको पे करना पड़ेगा? जीएसटी पे करना पड़ेगा एचडीएफसी बैंक को। RCM अप्लाई होगा एंड HDFC टू पे द टैक्स। टैक्स किसको पे करना पड़ेगा?
टैक्स पे करना पड़ेगा भाई HDFC बैंक को अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सिंपल सी बात है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी, एक बैंकिंग कंपनी को जब बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस प्रोवाइड करता है तो RCM की कैटेगरी में आएगा। सप्लायर है बिजनेस फैसिलिटेटर और रेसिपिएंट कौन है? अ बैंकिंग कंपनी। रेसिपिएंट कौन है? अ बैंकिंग कंपनी। ठीक है सर, इतनी तो बात समझ में आई। तो बताओ बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस एकदम समझ में आया? बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस एकदम समझ में आया? बहुत ईजी चीज़ है भाई, बहुत ज़्यादा ईजी चीज़। ठीक है, बताओ ज़रा एकदम समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम चलते हैं आगे बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट पे। किस पे भाई? बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट पे हम लोग चलते हैं। बताओ ज़रा बात समझ में आई? बताओ ज़रा एकदम बात समझ में आई? हाँ जी सर, एकदम बात समझ में आई। परफेक्ट, वेरी वेरी गुड। चलो भाई, अब हम अगली सर्विस पे चलते हैं। अगली सर्विस का नाम है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट। क्या नाम है अगली सर्विस का? बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट। ठीक है, इसका एक और नाम होता है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट का। पता है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट का एक और नाम क्या? बड़ा मजेदार नाम है, बैंक मित्र। बैंक मित्र। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट का एक और नाम है बैंक मित्र, मतलब बैंक फ्रेंड, बैंक का मित्र। ये दोस्त है भाई, जैसे तुम्हारे दोस्त हैं ना, जैसे रितेश और चंचल बहुत गहरे दोस्त हैं, वैसे ही ये है बैंक मित्र। ये दोस्त है किसका? बैंक का भाई। ये दोस्त है, किसका दोस्त है? ये बैंक का दोस्त है, इसे कहते हैं बैंक मित्र। ये है भाई बैंक का दोस्त, बैंक मित्र। इन दोनों के बीच में मैंने लाइन डाल के एक रिश्ता दिखाया है, रिश्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है बैंक मित्र का रिश्ता। अब समझो क्या होता है ये बैंक मित्र या बैंक कॉरस्पॉन्डेंट। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट क्या होता है, जरा ध्यान से समझो। बिजनेस फैसिलिटेटर कोई भी हो सकता है। हाँ साक्षी, बिजनेस फैसिलिटेटर कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है बिजनेस फैसिलिटेटर। इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, किसी भी तरह का कोई भी नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जो बिजनेस फैसिलिटेटर हो सकता है। हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई भी होगा, उसको हम जीएसटी के परव्यू से बाहर रखेंगे। सारी लायबिलिटी बैंक पर ट्रांसफर कर देंगे कि बैंक तुम जो भी सर्विसेज फैसिलिटेटर ने बैंक को दिया, बैंक तुम इस पे जीएसटी पे करो। हम सारी लायबिलिटी बैंक को ही दे देंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे सारी लायबिलिटी। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना क्या होता है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट। क्या मतलब होता है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट? ठीक है, ओके। तो भाई कई जगह, कई ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर बैंक अपनी ब्रांच नहीं खोल सकता। सर रीजन ये कि भाई ये एरिया ऐसे हैं जहां पर या तो एडिक्वेट नंबर ऑफ पीपल नहीं है, इतने लोग ही नहीं है। अगर बैंक की ब्रांच खोलोगे तो भाई वहां पर एडिक्वेट नंबर ऑफ पॉपुलेशन, लोग तो होने चाहिए ना जो सर्विसेज लें। नहीं तो पता लगे जी बैंक की ब्रांच खोल ली, खूब सारा खर्चा कर दिया, मोटा रेंट 2 लाख रुपए महीने का जा रहा है, उसमें स्टाफ अपॉइंट कर दिया, उसमें एटीएम मशीन लगा दी, उसमें सर्वर लगा दिया, क्योंकि बैंक में सर्वर चाहिए होता है। फिर बैंक को ऑपरेट करने के लिए एक बहुत बड़ा तिजोरी चाहिए होती है, तिजोरी जिसे बोलते हैं वॉल्ट, VAULT। पता है उस वॉल्ट की जो दरवाज़ा होता है वो कितना मोटा होता है? लोहे का दरवाज़ा होता है, वो इतना मोटा होता है, वो इतना मोटा, जी हाँ, लोहे का दरवाज़ा, इतना मोटा दरवाज़ा होता है जो खोलने के लिए यूं पकड़ के पूरा पीछे खींचना पड़ता है। आप पूरा दम लगा दोगे, अगर कोई पतला दुबला सा हुआ तो वो तो हो सकता है उस पर लटक जाए, तो भी वो दरवाज़ा ना खुले। इस तरह का हैवी दरवाज़ा होता है वॉल्ट का, वॉल्ट बोलते हैं उसे, जहां पर कैश, ज्वेलरी, सारा मनी रखते हैं, बैंक के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी जाती हैं, वो होती है वॉल्ट। तो पता लगा जी हमने खर्चा कर दिया एक ब्रांच खोलने में, और एक बहुत बड़ी ब्रांच हमने खोल दी किसी ऐसी जगह पे जहां ना तो पॉपुलेशन है ना इतने सारे लोग हैं कि भाई उस ब्रांच की कॉस्ट को जस्टिफाई कर पाएं। तो बहुत मुश्किल होता है हर जगह ब्रांच खोलना, ठीक है। और एक प्राइवेट बैंक के लिए जो कॉस्ट अपना कंसिडर करती है, उसके लिए हर जगह ब्रांच खोलना बड़ी मुश्किल की बात होती है। ब्रांच की इकोनॉमिक्स भी अच्छी होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स मतलब क्या, पैसा कमा के देगी ब्रांच हमें, या यूं ही खोल ली, ठीक है। तो अब क्या होता है,
जिन जगहों पे इस तरह की ब्रांच नहीं खोली जा सकती, जिन जगहों पे बैंक कहता है नहीं भाई नहीं, इसमें इतने लोग नहीं है, जैसे अगर किसी एक गांव है उसमें मात्र 500 लोग या 600 लोग या 1000 लोग रहते हैं, अब वहां पर क्या ब्रांच खोलोगे भाई, उनसे क्या कमा लोगे, आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा उस वाली गांव में ब्रांच खोलने से। तो बहुत सारे बिजनेस कंसिडरेशंस होते हैं, बहुत सारे भाई रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कुछ एरियाज में बैंक अपनी ब्रांचेस नहीं खोलती। एसबीआई इकलौता ऐसा बैंक है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकलौता ऐसा बैंक है जो ब्रांच खोलने से पहले बिल्कुल भी ये नहीं सोचता कि उस जगह से कमाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि भाई नेशनलाइज बैंक है और भारत सरकार इंडिया के कोने कोने में अपनी सर्विसेज पहुंचाना चाहती है। तो एसबीआई के मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, एसबीआई के मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीएम्स हैं, एसबीआई के मैक्सिमम नंबर ऑफ वेब है, वेब ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस। बट ये हर बैंक के साथ पॉसिबल नहीं हो सकता, स्पेशली जो प्राइवेट बैंक होते हैं उन्हें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी पड़ती है, उन्हें अपनी भाई अपनी फिजिबिलिटी भी देखनी पड़ती है कि इससे पहले वो ब्रांच खोलें। उससे पहले जैनब कह रही है मतलब आप लटक जाओगे वॉल्ट खोलते हुए। नालायक, मैं कभी नहीं लटकता, मैं वॉल्ट एकदम खोल लेता हूँ, एक हाथ से ऐसे खोल लेता हूँ। मैं गया हूँ वॉल्ट के अंदर कई बार। मूवीज़ में तो ऐसे ओपन करते हैं जैसे हलवा, नहीं ऐसा नहीं होता साक्षी, वॉल्ट बड़ी मुश्किल से खुलता है, क्रेन से उठा लेंगे। नालायक, ये बस ये उल्टी सीधी बातें सोचना तुम। झील में भी ब्रांच है उनकी, झील कौन सी झील में ब्रांच है भाई एसबीआई की? ठीक है, तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? ऐसी परिस्थिति में जो वो गांव है जहां पर 500 600 1000 लोग रहते हैं, क्या उसे बिना बैंकिंग फैसिलिटी के छोड़ दिया जाए? क्यों? क्योंकि भाई कुछ तो भाई डिपॉजिट्स आ सकते हैं ना वहाँ से, कुछ लोग तो लोन लेने के तैयार हो सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ ब्रांच नहीं खोल सकते, ये बात मानी, आप वहाँ ब्रांच नहीं खोल सकते, लेकिन फिर भी भाई एटलीस्ट कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि वहाँ बैंकिंग सुविधाएं पहुँच जाएं। एक काम कर सकते हैं, समझो क्या काम कर सकते हैं, समझना। क्यों ना उस बैंक की पंचायत से कांटेक्ट किया जाए, उस हर बैंक में हर विलेज में उस गांव की पंचायत से कांटेक्ट किया जाए। हर विलेज में पंचायत तो होता ही होता है, क्यों ना उस बैंक की पंचायत से कांटेक्ट किया जाए। उस पंचायत को बोला जाए कि भाई देखो आपका गांव इतना छोटा है कि इसमें हम वॉल्ट, अपना पूरा सिस्टम, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें तो ला नहीं सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, आपकी पंचायत कुछ लोगों को अपॉइंट कर दे और उन लोगों के थ्रू हम लोग आपके पूरे गांव के डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट खुलवा देंगे और उन लोगों के थ्रू वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करवा देंगे जो सर्विसेज भाई हम लोगों को पहुंचाना चाहते हैं। आप हमें कुछ सेट ऑफ लोग अपॉइंट करवा दीजिए, दे दीजिए, और वो सेट ऑफ लोग एक सूडो ब्रांच क्या होता है? सूडो ब्रांच मतलब ब्रांच के जैसे ही फंक्शन करेंगे। हाँ, उनमें सारी सर्विसेज नहीं होंगी। ऐसा मत कहना कि जी मुझे डिपॉजिट भी चाहिए, मुझे लॉकर फैसिलिटी भी चाहिए, मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे तो वो भी चाहिए। नहीं भाई नहीं, सारी फैसिलिटी नहीं होंगी, बट जो मोटी मोटी मेजर फैसिलिटी होती हैं वो हम उन्हें अवेलेबल करवा सकते हैं थ्रू दैट ग्रुप ऑफ पर्सन, थ्रू दैट मे बी एन एनजीओ। कई बार भाई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे उन गांव में अगर कोई एनजीओ वर्क कर रही है, ठीक है, लेडीज़ के उत्थान के लिए, विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए, या बच्चों के हेल्थ केयर के लिए वहाँ ऑलरेडी एक एनजीओ है जो ऑलरेडी काम कर रही है। तो बैंक हो सकता है उस एनजीओ को कॉन्टैक्ट करे और उस एनजीओ को बोले, अरे सुनो एनजीओ, हम तुम्हें परमिट कर देंगे कि ब्रांच के जैसे ही तुम काम करो, लेकिन हम फुल फैसिलिटी तुम्हें नहीं देंगे, क्या तुम हमारे बिहाफ पे काम करने के लिए रेडी हो? ऐसे ही बैंक अपने मित्र बनाते हैं, इसलिए से बोलते हैं बैंक मित्र या बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट। तो ये बिल्कुल बैंक जैसी ही भूमिका निभाते हैं, बट ये बैंक नहीं होते, ये इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज होती हैं जो बैंक की सर्विसेज आगे मुहैया करवाती हैं, आगे इन सर्विसेज को दिलवाती हैं और लोगों को। सर, ये जो बैंकिंग सर्विसेज ये औरों को मुहैया करवाती हैं, इनको ऑथोराइज कौन करता है? इनको ऑथोराइज करता है बैंक इनको ऑथोराइज करता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को, जिन्हें बोलते हैं बैंक मित्र। और बैंक मित्र ये सर्विसेज मुहैया कराती हैं उन एरियाज में जहां पर बैंक की ब्रांच खोलनी संभव नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक वहां अपनी कभी भी ब्रांच नहीं खोलेंगे।
ये कौन लोग हो सकते हैं? ये हो सकते हैं एनजीओज, ये हो सकते हैं सोसाइटीज़, ये हो सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये हो सकते हैं कोई घर के लोग मिलके, पंचायत के लोग मिलके कोई फैसला करें कि हाँ भाई हम एक बैंक मित्र हमारे गांव में खोलना है। कोई भी ऐसा आदमी जो ये बैंक मित्र को अपने गांव में खोलना चाहता है वो बैंक मित्र को खुलवा सकता है। अब ये जो बैंक मित्र है, हाँ ये बहुत अच्छा नाम बताया, डमी ब्रांच, ठीक है, डमी ब्रांच, ब्रांच के जैसे ब्रांच, ठीक है, बिल्कुल। नई एटीएम है ब्रांच, नहीं सॉरी है, ये क्या बोला? तो ये ब्रांच के जैसे ही फंक्शन करती है, ब्रांच के बिहाफ पे, ब्रांच के बिहाफ पे ये ब्रांच के जैसे ही फंक्शन करती है। बस ये बैंक का अपना पार्ट नहीं होता, ये बैंक का अपना पार्ट नहीं होता, ये बैंक ने अपनी सर्विस भाई किसी और को परफॉर्म करने के लिए दे दी है। अब इन लोगों को भी बिल्कुल जैसे बैंक को परमिशन होती है बिजनेस फैसिलिटेटर को हायर करने की, वैसे ही इन लोगों को भी परमिशन होती है अपने एजेंट्स हायर करने की, जो इनके लिए क्या काम करेंगे, वही सारे काम करेंगे जो काम यहां पर बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक के लिए करता है। तो इन सब लोगों को भी परमिशन होगी अपने एजेंट्स अपॉइंट करने के लिए, और वो एजेंट्स आउटसोर्सिंग सर्विसेज देगा भाई इन वाले बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिजनेस फैसिलिटेटर देता है बैंक्स को। इस तरह से यहां भी वही फ्लो ऑफ सर्विसेज होगा जो यहां पर है। और जी हां, दोनों में बिल्कुल सेम लॉ, बिल्कुल सेम लॉ, बिल्कुल वैसे जैसे बिजनेस फैसिलिटेटर के ऊपर जो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आ रहा था उसे शिफ्ट कर दिया था बैंक के ऊपर, वैसे ही जो एजेंट्स पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आया है उसको किसको शिफ्ट कर दिया गया है? उसको शिफ्ट कर दिया गया है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल बैंक जैसा ही एक भाई बैंक का प्रतिरूप है, बैंक का ही ये प्रतिरूप है, तो ये बैंक की तरह ही है। तो दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं, बस नाम चेंज हो गए। दोनों फैसिलिटी, दोनों सर्विसेज बिल्कुल सिमिलर हैं, बस नाम चेंज हो गए दोनों फैसिलिटी के। बताओ जरा, बात समझ में आई? हाँ जी हाँ सर, बात समझ में आई। आओ फिर हम पढ़ते हैं सेक्शन। एसबीआई तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस करता नहीं होगा, नहीं एसबीआई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं करता, क्योंकि एसबीआई की तो खुद की ब्रांचेस ही हर जगह है। एसबीआई नहीं सोचता ब्रांच खोलने से पहले, एसबीआई के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कम होते हैं भाई। आओ पढ़ते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट ऑफ अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। एन एजेंट ऑफ अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है सप्लायर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट है सप्लायर। अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, जो एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेट करता है वो है रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, ठीक है। तो बस भाई जो हमारा लायबिलिटी आएगी जीएसटी काटने की वो किसके ऊपर आएगी? जीएसटी काटने की लायबिलिटी आएगी हमारे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के ऊपर, जीएसटी की लायबिलिटी आएगी हमारे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के ऊपर। आरसीएम, ठीक है, बीसी टू पे द टैक्स, इसका नाम है बीसी, बीसी टू पे द टैक्स। अरे सर ये तो बहुत ही इजी है। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी है ये तो। आओ अब थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सर्विस पे चलते हैं। डिफ़िकल्ट तो नहीं है, ये भी इजी है। आओ पढ़ते हैं नेक्स्ट सर्विस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट सर्विस है सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज, सर ये क्या होता है सिक्योरिटी सर्विसेज? तो सर उनको अगर पैसे विड्रॉ करने हो तो वो कैसे करेंगे? उन एनजीओ के पास ही जाएंगे। हाँ बिल्कुल, तो अगर गांव वालों को पैसे विड्रॉ करने पड़ेंगे तो वो एनजीओ के पास जाएंगे। एनजीओ के पास जो बैंक होगा वो एक ऐसी सुविधा रखेगा कि उनके पास कैश रखेगा, थोड़ा सा कुछ टेम्परेरी इंतजाम, ऑब्वियसली सिक्योरिटी के साथ टेम्परेरी इंतजाम करके कैश रखेगा, और वो एनजीओ फिर अपना जो कैश है वो गांव वालों में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ऐसे होगा। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस भी तो सर्विस दे रही है बैंक को। हाँ बिल्कुल, साक्षी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अभी, साक्षी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट भी तो एक तरह से सर्विस दे रही है बैंक को। हाँ भाई हाँ, ये जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है ये बैंक को भी सर्विस दे रही है, ठीक है। बैंक मित्र बैंक को भी सर्विस दे रहा है, जिसके बदले में बैंक भी इसको कमीशन देता होगा, लेकिन ये आरसीएम में फॉल नहीं करती। यहां जो ट्रांजैक्शन होगी इन दोनों के बीच में वो आरसीएम में फॉल नहीं करती, वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही फॉल करती है, और उस पर जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की ही आएगी। ये जो ट्रांजैक्शन होगी इन दोनों के बीच में ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही फॉल करती है।
बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को इतना ज़्यादा काम होता नहीं होगा, फिर भी वो एजेंट रखते हैं। अरे भाई ये तो डिपेंड करता है कि भाई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक ऐसी लोकेशन में है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हैं, काम ज़्यादा है, और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के पास लोग बहुत कम है, तो एजेंट रखना पड़ेगा। डिपेंड करता है अगर ये अच्छी जगह, बड़ी जगह पे या छोटी जगह पे, ऐसा भी तो डिपेंड करता है। भाई देखो, बैंक के लिए 1000 कस्टमर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बैंक कहेगा इससे मेरी कमाई क्या होगी, मैं तो वहाँ ब्रांच नहीं खोलता। लेकिन एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए 1000 कस्टमर एक बहुत बड़ी बात होगी, उससे संभले नहीं संभलेगा काम, 1000 बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो डिपेंड करता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के पास कितना काम है। तो करिश्मा पूछ रही है कि सर दोनों में डिफरेंस ये है कि बिजनेस फैसिलिटेटर नॉन कोर काम करती है, बीसी कोर काम कर देते हैं। बिल्कुल, ये तो है ही भाई, जो बिजनेस फैसिलिटेटर है वो नॉन कोर काम करते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कोर काम करते हैं, जो बैंकिंग का ही काम होता है वही करते हैं। तो ये तो डिफरेंस है ही। वो तो देखो, अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे मैंडेटरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आरसीएम के अंडर भी फॉल कर रही है, एफसीएम के अंडर भी फॉल कर रही है। तो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का क्वेश्चन मेरे से मत पूछा करो भाई, वो तो हमारे चार्ट में से क्लियर हो जाता है। जब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट लिखा है तो वो चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, अगर अनरजिस्टर्ड होगी ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा, ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा।